Good morning, student. Today I will teach you about the stoichiometric coefficient of a chemical reaction. It is very important for numerical point of view and objective questions also. As you know, in board examination or in annual examination or half yearly, at least 20 questions must be objective ना। तो आइए जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, एक्चुअली स्टोइचियोमेट्री वर्ड जो आया है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। स्टोइचियन, ठीक है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, और दूसरा हो गया मेट्रॉन, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री एंड मेट्रॉन मतलब कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर मेजरमेंट हो किसके रिस्पेक्ट में, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। द वर्ड स्टोइचियोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड स्टोइचियन मीनिंग एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर। इट मीन्स मेजरमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका मेजरमेंट कर दिए तो आपका स्टोइचियोमेट्रिक ये क्या कहा जाता है, स्टोइचियोमेट्री कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो एग्जांपल देने के लिए सबसे पहले तो मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं आपको। जैसे मैं ले लिया CH4, ठीक है, CH4 ले लिए और इसमें आग लगा दिए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या देगा आपका, CO2 देगा और क्या देगा, H2O देगा ना। और H2O के अलावा लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये आपका CO2 हो गया। अब बैलेंस कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 2 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन के लिए पहला कंडीशन है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मीथेन कितना है आपका, 12 4 16, 16 ग्राम है आपका मीथेन है, ठीक है। 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए कम से कम कितना हो गया, 2 इंटू 32 ग्राम, 32 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तब कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वो वाटर वेपर कितना मिलेगा, 2 इंटू 18 ग्राम मिलेगा ये, ठीक है, ग्राम में ले लिए। तो देखो इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए तो ये मास मास रिलेशनशिप हो गया। क्या कहला गया, मास मास रिलेशनशिप कहला गया ना। 16 ग्राम ऑफ मीथेन requires 32 into 2 gram of oxygen to completely burn into carbon dioxide and water, in which the amount of carbon dioxide will be 44 gram and that of water will be 18 into 2 gram, ठीक है। तो ये मास इंटू मास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी तो बोल सकते थे एट STP पर इसका वॉल्यूम कितना है, या चलो मास ही ले लेते हैं, 16 ग्राम है, इसका वॉल्यूम क्या है, देखो तो यहाँ कोफिशिएंट इसका 2 है, मतलब कि 2 वॉल्यूम हो गया। और किसी भी गैस का STP पर वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम यानी कि 22.4 लीटर CO2 ऑब्टेन होगा बर्न करने से। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे मीथेन है तो मीथेन का कितना मोल है इस केमिकल रिएक्शन में, देख करके बोलिए तो, एनीवन, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, हाँ बेटा बोलिए, इसमें मीथेन का कितना मोल है। देखिए कॉफिशिएंट यहाँ 1 है ना, तो 1 मोल हो गया। यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के पहले कॉफिशिएंट 1 है तो 1 मोल कॉफिशिएंट हो गया, एक मोल CO2 हो गया। यहाँ वाटर के पहले 2 है तो 2 मोल आपका वाटर हो गया। तो जो कॉफिशिएंट होता है मोल या मोलिकुल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मीथेन 1 मोल हो गया, 2 मोल ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ना। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग मोल इनटू मोल रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा ऐसा कर सकते थे कि नहीं, हम लोग मीथेन ले लिए 16 ग्राम,
16 ग्राम का 16 ग्राम रहने दिए, ठीक है। और ऑक्सीजन जो यहाँ पर आपका है तो 64 न ले करके हम ले लेते 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो बताइए रिएक्शन कंप्लीट होगा या कुछ सब्सटेंस इसमें रह जाएगा? रह जाएगा तो नहीं होगा, हाँ बेटा बोलिए। कंप्लीट नहीं होगा सर। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, मीथेन इसमें आपका रह जाएगा ना। क्या रह जाएगा आपका? मीथेन इसमें रह जाएगा। तो वैसा सब्सटेंस ना which is completely consumed in a chemical reaction is known as limiting reagent। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था, कहिए कि नहीं सर इसको हम ले लेते 12 ग्राम ले लेते, किसको? मीथेन को ले लेते, और इसको हम लोग 64 ग्राम ले लेते, 64 ग्राम ले लेते। तो इस रिएक्शन में क्या होता कि ये कम मात्रा में है, होना चाहिए था 16 और 16 से कम है, बल्कि 12 ग्राम है। तो ये पहले कंज्यूम हो जाएगा, कुछ मात्रा आपका अमाउंट जो होगा ऑक्सीजन का रह जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा मीथेन जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो दो चीज सीखे हम लोग ना, कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे कहेंगे? यहाँ पर 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीटली बर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। ऐसे बोल सकते थे जब मोल के रिस्पेक्ट में ले लेते, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स टू बर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज 2 into 22.4 लीटर। तो ये हो गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो जाता। मोल मोल के रिलेशन में ले सकते थे, 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 16 ग्राम आपको मीथेन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये मास मास रिलेशनशिप हो गया। आइए इसको अब हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज में फिर से, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, तो सबसे पहले तो जो मैं आपका ये वर्क किया हूँ, कौन सा वर्क, तो क्या कहा जाता है, आपका स्क्रीन पर कुछ काम किए थे उसको मैं खत्म करता हूँ ताकि लैंग्वेज सही सही आपको दिखाई दे स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्टैच्यूमेट्री का मतलब आप समझ गए हैं, है क्या? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्टैच्यून जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन हो गया मेजरमेंट, मतलब कि इट मीन्स मेजरमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इज नोन एज stoichiometry। One of the most important aspect of a chemical equation is that when it is written in the balanced form, it gives quantitative relationship between the various reactant and product in terms of mole, masses, molecule and volume। This is called stoichiometry। और किसी भी केमिकल बैलेंस्ड रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है, मैथमेटिकल कोफिशिएंट होता है ना, उसी को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो चलिए ये वर्ड मैं आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए रेड कलर का रिएक्टेंट है, ग्रीन कलर का रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आपस में दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करने से एक ब्लू कलर और एक पिंक कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। रेड कलर का कुछ सब्सटेंस रह गया, ग्रीन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। तो ग्रीन कलर यहाँ पर जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहला गया। द टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग इसका ये दोनों रेड और ग्रीन को अगर समअप कर दें तो ब्लू और पिंक के बराबर आ जाएगा ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से लॉ ऑफ कांस्टेंट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, तो उसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ग्रीन कलर जो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन along with a quantitative information conveyed by इट इज गिवन बेलो। क्या क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे कोई एक हम लोग रिएक्शन ले लिए, कौन ले लिए, मीथेन ले लिए, और CO2 के ये O2 के प्रेजेंस में उसको बर्न करा दिए, तो वह CO2 और किस में बदल गया, वाटर में बदल गया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है इससे, आइए अब हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ऐसे तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। For every 1 mole of methane, 2 mole of oxygen will be required to produce 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। This signifies mole-mole relationship। यह mole-mole relationship को signify करता है। अब अगर हम लोग बोल दें कि नहीं 16 ग्राम of methane requires 64 ग्राम of oxygen, ठीक है, to produce
44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर ना, तो ये मास के रिस्पेक्ट में है तो इसको मास मास रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ CO2 एंड H2O इज एट एनी टाइम इट इज 1:2, तो इसको मोल मोल रिलेशनशिप कहेंगे, मोल के रिस्पेक्ट में भी दिया हुआ है, मोल का रेशियो है ये। देयर विल बी नो चेंज इन टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी टाइम फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। ठीक है, the quantitative information conveyed by a chemical equation helps in the number of calculation. The problem involving these calculation may be classified into the following different type, which is already explained by me ना। पहला हो गया मास मास रिलेशनशिप, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग को रिलेट कर दे मास के रिस्पेक्ट में, तो मास मास रिलेशनशिप हो गया। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, एक का मास ले लें दूसरे का वॉल्यूम ले लें, या पहले का वॉल्यूम ले लें तो दूसरे का मास ले लें, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सप्लेन करें तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है, जो मैं एग्जांपल देके आपको समझा चुका हूं। द जनरल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ द एबव टाइप्स कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कीजिए क्या कि ईच आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके कितने मोल हैं या वेट में उसको सिंपली कन्वर्ट कर दीजिए। राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल और द रिलेटिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिलो देयर फॉर्मूली, फॉर्मूला के नीचे लिख दीजिए। और अगर वह गैसियस सब्सटेंस है तो कितना वॉल्यूम हुआ वो ना, क्योंकि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, तो अगर गैसियस सब्सटेंस है तो उसका वहां पर वॉल्यूम दिखला दीजिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड दैट इज फेरिक ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। मतलब कहने का है कि कितने ग्राम हम लोग आयरन ले लें ना, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, मास कितने ग्राम हम लोग आयरन ले लें जिससे 18 ग्राम ऑफ स्टीम को वह कंप्लीटली कंज्यूम करके Fe3O4 में बदल जाए। तो आइए इसका सबसे पहले हम लोग का क्या काम होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है ना, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर यानी स्टीम टू गिव Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आयरन 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ ऑक्सीजन आपका 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हाइड्रोजन कर दिए। आयरन का देखिए, आयरन का एक मोल आयरन का जो वेट होता है 56 ग्राम होता है, यहाँ 3 मोल आयरन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक मोल वाटर जो होता है उसका 18 ग्राम वेट होता है, और यहाँ 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 72 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि 18 ग्राम वाटर को कंज्यूम करने के लिए कितना हम लोग को आयरन चाहिए। ठीक है, तो यूनिटरी सिस्टम से नहीं निकल जाएगा, 72 के लिए 168 चाहिए, तो 18 के लिए कितना चाहिए, आराम से यूनिटरी सिस्टम से निकल गया, ये आपका हो गया कितना 42 ग्राम ऑफ आयरन आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से आइए लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मैं बताया था आप लोगों को कि दैट रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन व्हिच लिमिट द केमिकल रिएक्शन, दैट मींस व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड स्टॉप द रिएक्शन इज नोन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के साथ फिर से उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। इन द रिएक्शन वेयर मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्विंग, वन हैज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट which is completely consumed, all calculation are to be carried out with the amount of the limiting reactant only। तो कोई केमिकल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं कि कौन सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में सारा केमिकल इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन को सोल्व करते हैं कि कितना किस अमाउंट को किस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम लोग को माइंड में ये क्वेश्चन जा रहा होगा कि कैसे हम लोग समझेंगे कि वह लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट है। ठीक है, द रिएजेंट व्हिच गेट्स fully consumed in a chemical reaction is called limiting reagent because it only limits the reaction, decide the extent of reaction and amount of the product form, वही डिसाइड करता है कितना आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 टी शर्ट आपके सामने है और 2 ब्लू पैंट है। ठीक है, तो अगर 4 आदमी भी आ जाए
पहनने के लिए, तो कितने आदमी कंप्लीट यूनिफॉर्म में आ जाएंगे? बोलिए। कंप्लीटली यूनिफॉर्म में कितने आ जाएंगे आपको? तो दो ही आएंगे, दो ही आदमी पैंट पहन पाएंगे और दो टी शर्ट पहन पाएंगे, दो आदमी के लिए पैंट नहीं है। तो यहाँ पर फुल पैंट जो हो गया, पैंट जो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, यही पहले कंज्यूम हो जाएगा, टी शर्ट बच गया। तो हेयर full pant yani pant is limiting reagent, while the t-shirt are excess reagent. That reactant which is left after the chemical reaction is known as excess reagent. In this case, the t-shirts are left, two t-shirts are left, thus the two t-shirts are excess, while the pants are consumed completely. That is why it is regarded as a limiting reagent ना। तो एक नो डेली लाइफ का ये आपको मैं एग्जांपल दे दिया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन ना, और जो बच गया उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन quantities greater than necessary to react with quantity of the limiting reagent, मैंने रिएक्ट करने के बाद भी बच गया, वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। आइए कुछ हम लोग रिएक्शन से देखते हैं। कंसिडर द रिएक्शन ना, formation of ammonia by Haber's process by the action of nitrogen and hydrogen at a suitable temperature and pressure, and catalyst like potassium iodide iron or iron oxide ना। जैसे कुछ रिएक्टेंट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन आपका 3 मोल है, तब हम लोग को जाके 2 मोल आपका अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए। बट इफ वी हैव 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन हम लोग को चाहिए था नाइट्रोजन 1 मोल, तो नाइट्रोजन ले लिए 3 मोल, और हाइड्रोजन चाहिए था हम लोग को 3 मोल, तो ये ले लिए हम लोग 6 मोल। व्हाट विल हैपन? सी द फिगर बिलो। अब हम लोग अगर एक के जगह पर 3 मोल नाइट्रोजन ले लिए, तो 6 मोल हम लोग को हाइड्रोजन लिए हुए हैं, तो क्या होगा? कौन बचेगा, कौन कंज्यूम होगा? तो देखो, अगर ये 3 था तो इसको 6 होना चाहिए था। ठीक है, और अगर यह 3 है तो जस्ट 3 टाइम है, इसको 9 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो देख लिए इसको आप डायग्राम से। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितना मोल है आपका? 1 2 3। ठीक है, देखो ये 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिए हुए, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब कंबाइन करके यह अमोनिया में बदलता है, तो देख लो अमोनिया 1 2 3 4 मोल अमोनिया बन गया। ठीक है, 1 मोल आपका नाइट्रोजन बच गया, तो कंज्यूम कौन हो गया इसमें? हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आइए, इट इज ऑब्वियस दैट ओनली 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन could react due to shortage of hydrogen. Hence, here hydrogen is limiting reagent and N2 is excess reagent. According to the balanced reaction, 3 mole of nitrogen needs 9 mole of hydrogen. This is ideal mole ratio for the above reaction to be followed. For any reaction, if the reactants are not present in ideal mole ratio according to the balanced reaction, then there will definitely be a limiting reagent and other excess reagent. जैसे हम लोग को रिक्वायर्ड अमाउंट जो चाहिए उस अमाउंट में है, तो आइडियल रेशियो उसको हम लोग कह दिए कि आइडियल मोल रेशियो में है। लेकिन उस आइडियल मोल रेशियो से अगर कोई एक कम हो जाए, एक ज्यादा हो जाए, तो उसमें एक कम से कम आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो सबसे जो कंज्यूम हो गया, जो बच गया, वो एक्सेस रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? इट इज होमोजेनस मिक्सचर फॉर 2 और मोर सब्सटेंसेज। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है एक तरह का सॉल्यूशन। इसमें 2 अगर कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट इन up to MSc level you have to study about the binary solution only, and that component which is in less amount is known as solute, and the substance which is in excess amount is known as solvent. But mind it, the water, whenever water, whether it is in less amount or in excess amount, it will always be the solvent, because water is universal solvent. तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन मैं बता दिया आपको कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसमें ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन जो है से सर्टेन लिमिट तक क्या होता है, व्हिच कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन द सर्टेन लिमिट। ठीक है,
सोल्यूशन मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट आर कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स है तो टर्नरी सोल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स है तो क्वाटरनरी सोल्यूशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया। और कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सोल्यूशन आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है सॉल्यूट, जो एक्सेस मात्रा में है वो सॉल्वेंट हो गया आपका। ठीक है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो देखो, सॉल्वेंट ले लिए, ये लिक्विड है, कोई सब्सटेंस ले लिए, ये 100 ग्राम सॉल्वेंट लिए, 10 ग्राम यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट डाल दिए, तो 110 ग्राम ये मिल गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया? 110 ग्राम हो गया। ठीक है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कई मेथड से हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को एक बार फिर से समझिए। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट गए तो आप करते क्या है, तुरंत उसको शरबत बनाते हैं। अगर गर्मी के टाइम है तो शरबत बना देते हैं, पानी लिए उसमें चीनी मिला दिए ना। ज्यादा चीनी मिलाइएगा तो ज्यादा मीठा होगा, कम चीनी मिलाइएगा कम मीठा होगा। तो जो यहाँ पर मिठास हो गया, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ना। मतलब कि अगर एक्सेस अमाउंट में सोल्यूट मिला हुआ है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इफ द सोल्यूट इज इन लिटिल अमाउंट, देन इट इज नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। और ये कई मेथड से आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं ना। जैसे हो गया आपका, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज डेफिनेटली एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन और सॉल्वेंट। सोल्यूशन या सॉल्वेंट में जो क्वांटिटी आप डिजोल्व कर रहे हैं सोल्यूट का, वही उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। Solution containing relatively high concentration of the solute are called concentrated solution। और अगर solute का मात्रा कम हो तो उसी को हम लोग dilute solution कहते हैं। The concentration of the solution can be expressed in number of ways। The important methods are part per million हो गया, molality हो गया, molarity हो गया, mole fraction हो गया, mass percentage हो गया, volume percentage हो गया। तो ये आप mass percentage देख रहे हैं। दूसरा यूनिट हो गया वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट हो गया मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट हो गया पार्ट पर मिलियन ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीएम कहते हैं। मोलरिटी हो गया, नेक्स्ट हो गया मोललिटी ना। यही सब कम से कम आपका 5 मेथड्स हैं। ठीक है, छः मेथड है ये। और भी है, मोल फ्रैक्शन भी होता है। मोल फ्रैक्शन तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ये आपको 12th में भी पढ़ना है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कौन सा? मास परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, पार्ट पर मिलियन क्या है, मोलरिटी क्या है, मोललिटी क्या है। मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन को अगर हम लोग मास परसेंटेज के रिस्पेक्ट में करना है, सपोज कि तुम 100 ग्राम सॉल्यूशन लिए, जिसमें तुम्हारा 25 ग्राम शुगर है और 75 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो हमको मास परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 25 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट है, उसमें अपॉन कितना हो गया, 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, टोटल अमाउंट से, और ना कितना में निकालना है, 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना परसेंटेज आया तुम्हारा? 25% आया। तो यही मास परसेंटेज हो गया। अगर वही वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर गया ना, टोटल जो वॉल्यूम आपका सॉल्यूट का दिया हुआ उसको ले लिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकल गया। ठीक है, आइए अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? It is a ratio of mole of any one component to that of total mole of the solution। अब मोल फ्रैक्शन दो तरह का हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसको कहेंगे? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन ले लिए। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन कौन सा वर्ड जो है वैसे हम लोग सोल्यूट के लिए यूज करते हैं, वैसे सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जिसमें सोल्यूट जो हो वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डीडीटी पाया जाता है, तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसका अगर अमाउंट निकालना हो तो उसको हम लोग पार्ट पर मिलियन, इतना कम होता है कि 1 मिलियन यूनिट में लेकर के निकालते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत पता चलता है, इसीलिए उसको हम लोग पार्ट पर मिलियन कहते हैं। उसी तरह हो गया मोलरिटी, द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज molarity of the solution, whereas molality the amount of substances or the solute dissolved in 1 kg or 1000 kg of the 1000 gram of the solvent is known as molality। आइए वंस अगेन हम लोग इसको फिर से जितने भी 6 टर्म्स पढ़े हैं फिर से इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज हो गया। व्हाट इज मास परसेंटेज? हाँ बेटा बोलिए। हाँ, हाँ प्रियदर्शी बोलो। प्रियदर्शी कुछ पूछ रहे हो?
प्रियदर्शी, बोल रहे हैं सर। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं क्या या आपस में गप कर रहे हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही है क्लियर, फिर से पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं सर, उधर से कुछ आवाज आ रहा था। किधर से? उधर से पढ़ा रहे हैं, जिधर से कुछ लइकन लगता है बात कर रहा था। नहीं, लइकन तो हॉस्टल बंद बा ना, तो कैसे लइकन की आवाज आई? वो आप जहां से सर पढ़ रहे होंगे किसी का माइक ऑन हो गया, ऑन होगा, समझ गए, उन्हीं की आवाज आ रही होगी। चलिए ठीक है, यहाँ आप देखिए, मास परसेंटेज, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया? मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 ना। उसी तरह से जैसे a 5% solution of sodium chloride means that 5 gram of NaCl is present in 100 gram of the solution। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लीटर or dissolved in given amount of the solution। it is volume of the solute present per 100 part of the volume of the solution। तो इसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। या सिंपल देखो, 100 में नहीं भी निकालना है, जैसे तुमको 50 ग्राम, ये 50 ml तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 5 ml पानी है, और सपोज कि 45 ml तुम्हारा हो गया क्या चीज, अल्कोहल हो गया। तो इसका हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 5 तुम्हारा सॉलिड हो गया, 5 ले लिए, टोटल 50 से डिवाइड कर दिए इंटू 100, 100 में कितना होगा, यूनिटरी सिस्टम से निकल गया, वही तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। इट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपके सामने है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यानी कि जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, ए 5% भी भाई, देखो कप सिरप खरीदने जाओ या कोई टॉनिक खरीदने जाओ, तो उसमें देखोगे कभी कभी भी बाई भी लिखे हुए रहेगा, कभी आपको एम बाई भी लिखे रहेगा, कभी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखे हुआ रहेगा। तो ये वर्ड जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। भी बाई भी का मतलब हो गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। 5% भी बाई भी सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। मतलब इसका ये हो गया। ठीक है, तो भी बाई भी का मतलब हो गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब हो गया कि वेट के रिस्पेक्ट में निकला हुआ है। तो पार्ट पर मिलियन के बारे में मैं आपको बता रहा था। दिस यूनिट इज यूज्ड for the measurement of the concentration of that solution in which the amount of solute is in very minute quantity। For example, DDT is present in very less quantity in cold drinks, which can be calculated only in larger amount na, therefore it is taken in 1 million, that is 10 to the power 6। ठीक है, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यानी 1 मिलियन में हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, पीपीएम ऑफ एक्स बराबर है आपके सामने ये फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ एक्स यानी कि सोल्यूट, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इसी को हम लोग मोलरिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसको फर्दर हम लोग ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग सॉल्वेंट ले लिए, सोल्यूट डाल दिए ना, आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिए। मोलरिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग मोलरिटी कह दिए। इसको कैपिटल एम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसको फर्दर हम लोग ऐसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं ना, वेट जैसे मोल, नंबर ऑफ मोल अपॉन कितना क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोल बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलकुलर वेट,
ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जहां लीटर में है। अब इसको हम लोग ml में बदल दिए तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। कितना, m इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाई, या W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन VS क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस चीज में, ml में। तो ये मोलरिटी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इज इट ए बेस्ट मेथड to prepare solution in chemistry laboratory? Anyone please reply this question. Is it a best method to prepare any solution in chemistry lab in respect of molarity? चलिए बताइए। नहीं, यह अच्छा मेथड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि इसमें वॉल्यूम फैक्टर दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो गर्मी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, आपका कम जाएगा। ठंडा में क्या होगा, वॉल्यूम कमेगा तो मोलरिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ठंडा गर्मी पर यह डिपेंड करेगा मोलरिटी। इसीलिए देयरफॉर इट इज नॉट ए बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन केमिस्ट्री लेबोरेटरी विथ रिस्पेक्ट टू मोलरिटी, ठीक है। अब आ जाइए मोलरिटी का इक्वेशन। तो मोलरिटी का इक्वेशन आपका M1V1 बराबर M2V2 होता है ना। जैसे कोई एक सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ यानी मोलरिटी M1 दिया हुआ है, अब वॉल्यूम V1 हो, ठीक है। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 एंड वॉल्यूम V1 इज डाइल्यूटेड विद द सॉल्वेंट टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M2 एंड वॉल्यूम V2। अब हम इसमें हमको डाइल्यूट कर दिए तो उसका स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम हमको मालूम है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। M1V1 बराबर M2V2 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, जैसे एसिड में एसिड मिला दिए या एसिड में बेस मिला दिए तो उसका मोलरिटी क्या होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला इस पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। M1V1 प्लस माइनस M2V2 इज इक्वल टू M1 ये MM इंटू VM, जहाँ MM हो गया ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, VM हो गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। प्लस हम लोग अगर दोनों एसिड एसिड मिलाया गया हो तो प्लस ले लेंगे, और अगर एक एसिड हो और एक बेस हो तो माइनस कर देंगे, और अगर दोनों बेस हो तो उसमें भी हम लोग प्लस कर देंगे। तो यही फॉर्मूला आपके सामने था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, याद रखना इसको एक्स नहीं काई पढ़ा जाता है। मोल फ्रैक्शन का नोटेशन आपका ये काई है, इसको काई पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहा जाता है, एक्स नहीं पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल दिए, सॉल्वेंट का निकाल दिए, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोललिटी अब क्या है सुनिए, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉल्यूशन वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर आप सॉल्वेंट याद रखेंगे। व्हाट इज मोललिटी, इट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of the solvent. It can also be defined as the number of moles of the solute present in 1000 gram of the solvent. तो उसको हम लोग मोललिटी कहते हैं, याद रखेंगे इसको आप ठीक से। स्मॉल m से क्लासिफाई करते हैं, इसको नोटिफाई करते हैं हम लोग, और मोललिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ द solute डिवाइडेड बाय मास ऑफ द solvent in gram into 1000. तो it is one of the best method to prepare the solution in chemistry laboratory. Why so? Because it is temperature independent. There is no factor in the formula which will alter the concentration of the molality. Therefore it is one of the best method, because there is mass of the solvent and number of mole of solute which is temperature independent. That is why molality is one of the best method to prepare the solution in the chemistry laboratory. ठीक है। जैसे हम लोग x मोल ऑफ solute डाल दिए इन n kg ऑफ द solvent डाल दिए, ठीक है। तो मोललिटी बराबर हो गया मोल ऑफ solute डिवाइडेड बाय मास ऑफ द solvent इन kg, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं एक लंबे से वक्फे के बाद, यानी कि फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं, ठीक है।